नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे 1 जून से 6 जून के बीच आए हुए मध्य प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के एग्जाम में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। प्रश्न आया था, रजिया सुल्तान ने शासन कब संभाला था? तो याद रखिएगा 1236 में रजिया सुल्तान ने शासन संभाला था। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह की उत्तराधिकारी थी। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान का शासन 1236 से 1240 तक रहा। 14 अक्टूबर 1240 में हरियाणा के कैथल में रजिया सुल्तान एवं उनके पति अल्तुनिया की डाकुओं द्वारा हत्या के बाद इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह ने शासन संभाला। याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, हुमायूं के मकबरे का निर्माण कब कराया गया था? तो दोस्तों, हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण 1569 में कराया गया था। और दोस्तों, हुमायूं के मकबरे से इस बार वन रक्षक में 3 से 4 बार रिपीट प्रश्न देखने को मिले हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण हाजी बेगम जो कि उनकी पत्नी थी द्वारा 1569 में कराया गया था। 1 जनवरी 1556 को मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में श्रीलंका टीम के कप्तान कौन थे? तो दोस्तों, कुमार संगकारा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में श्रीलंका टीम के कप्तान थे। 2011 विश्व कप में 2 अप्रैल को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंकाई टीम को 6 विकेट से हराकर 28 साल बाद विश्व कप अपने नाम किया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, आसियान संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, आसियान देशों में कुल 10 सदस्य देशों की संख्या है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। और प्रतिवर्ष दोस्तों 8 अगस्त को आसियान दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, CS का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, CS सीजियम का सिंबल होता है। याद रखिएगा। और इसकी परमाणु संख्या 55 होती है। सीजियम का उपयोग सोलर सेल बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा। इस पॉइंट से भी काफी प्रश्न आते हैं कि किस धातु का उपयोग सोलर सेल में किया जाता है। तो याद रखिएगा, सीजियम। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र के सासा बाका पुरस्कार को किस क्षेत्र में किए गए कार्यों की मान्यता के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों, यह आपदा न्यूनीकरण के लिए देने वाला एक पुरस्कार है जो कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से दिया जाता है। इसका नाम याद रखिएगा, सासा काबा पुरस्कार। अगला प्रश्न था, फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, एसीटिलॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम्स की खोज की थी। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संप्रेषण का कार्य करता है, अतः इसे राइबोसोम को कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है कि कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, राइबोसोम्स को। अगला प्रश्न था, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो दोस्तों, 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में वर्तमान जिलों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले एवं 10 संभाग हैं। 4 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रीवा से पृथक करके मऊगंज एक नया जिला बनाने की घोषणा की गई है, जो कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनेगा। वर्तमान में संख्या याद रखिएगा 52 ही है, अभी 53वां बना नहीं है मऊगंज। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से चीते कहां लाए गए थे? तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे। दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को अपने 72वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए 8 चीतों को पहले बैच में, जिनमें 5 मादा और 3 नर थे, याद रखिएगा, एक बाड़े में छुड़वाया था। और साथ ही याद रखिएगा 1952 में भारत से चीता लुप्त हो गए थे, यह भी याद रखिएगा। और कूनो नेशनल पार्क साथ ही याद रखिएगा मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। यह भी अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य के गठन से 31 दिसंबर 1956 तक मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता थे। याद रखिएगा।
अगला प्रश्न था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो दोस्तों यह राजा कनिष्क के नेतृत्व में किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन। अगला प्रश्न था संविधान सभा की बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा महात्मा गांधी ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों यह एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रति वर्ष इंजीनियर्स डे विश्वेश्वरैया के जन्मदिन वाले दिन ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था नाट्यांजलि महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों नाट्यजलि महोत्सव फरवरी मार्च में किया जाता है। नाट्यजलि उत्सव फरवरी मार्च के महीने में 5 दिवसीय आयोजन होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 25 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड को कहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें 25 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न था नई दिल्ली नगर योजना किसने बनाई थी? तो दोस्तों एडमिन लुटियंस एवं हर्बर्ट ब्रेकर द्वारा नई दिल्ली नगर योजना बनाई गई थी। अगला प्रश्न था मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है उत्साह पटनायक। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को मेलकम आदि सेसिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार हर साल सामाजिक वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है त्रिपिटक संगीति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा त्रिपिटक संगीति बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर ग्राम पंचायत प्रणाली स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न था छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने एक काफी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसे आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। याद रखिएगा 1 नवंबर वर्ष 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया था, और इसकी विस्तृत वीडियो आप हमारी संपूर्ण मध्य प्रदेश वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश गठन एवं पुनर्गठन नाम से एक वीडियो उसमें आपको मिलेगी। अगला प्रश्न था बुरहानपुर की जामा मस्जिद में उर्दू और कौन सी लिपि का उपयोग किया गया है? तो याद रखिएगा बुरहानपुर की जामा मस्जिद में उर्दू एवं संस्कृत का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न था भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न था 15वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 का कब आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा 30 मार्च 2022 को 15वां बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजित हुआ। अगला प्रश्न था वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार। अगला प्रश्न था सीमेंट किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों सीमेंट में कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट मिलाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से सार्वभौमिक विलायक कौन है? तो आप सभी जानते हैं सार्वभौमिक विलायक जल होता है। अगला प्रश्न था पानी का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों पानी का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न था भारत भवन भोपाल में कितने खंड है? तो दोस्तों भारत भवन भोपाल में कुल 6 खंड है। अगला प्रश्न था मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप सभी जानते होंगे मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न था यदि आमाशय में किसी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन नहीं होता तो कौन सा एंजाइम नहीं काम करेगा? तो दोस्तों पेप्सिन कार्य नहीं करता अगर आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उत्पादन नहीं हुआ। अगला प्रश्न था आगरा के किले को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा वर्ष 1983 में आगरा के किले को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, यानी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न था अलंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दोस्तों आभूषण गहना अलंकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से किस समिति को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अखिल विश्व गायत्री परिवार को राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया है, और इस सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 लाख की राशि दी जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था आगत कैसा शब्द होता है? तो दोस्तों आगत एक विदेशज शब्द का उदाहरण है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते होंगे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, और वर्ष भी याद रखिएगा 1897 में की थी, 1897। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब नर्मदा नदी होगा। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती एवं माही। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से होता है, और यह पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए गुजरात के समीप खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। नर्मदा गुजरात राज्य की सबसे बड़ी नदी है एवं देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी को ही आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। माही नदी का उद्गम धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत से होता है, और यह पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल के पास मुल्ताई नामक स्थान से होता है, और यह नर्मदा नदी के समानांतर बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी को ही सूर्यपुत्री भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सांची स्तूप में कितने द्वार है? तो दोस्तों सांची स्तूप में 4 द्वार है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित बौद्ध जगत की एक पवित्र नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था। सांची स्तूप में मुख्य 4 द्वार हैं जिन्हें तोरण के नाम से जाना जाता है। साथ ही सांची स्तूप का नाम विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों इस नेशनल पार्क का नाम है दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसका कुल क्षेत्र 0.03 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है, यह याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न था चार्टर पार्टी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों चार्टर पार्टी शब्द का प्रयोग निर्यात के क्षेत्र में किया जाता है। एक चार्टर पार्टी एक जहाज मालिक को और एक निर्यातक के बीच एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध है, जो कि निर्यातक को एक विशिष्ट यात्रा के लिए पूरा जहाज या जहाज का एक हिस्सा किराए पर लेने की अनुमति देता है, याद रखिएगा। चार्टर्ड पार्टी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं, और जिनकी संख्या कुल 6 है। अगला प्रश्न था संविधान अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है? तो दोस्तों संविधान अपनी शक्ति देश की जनता से प्राप्त करता है। भारत के संविधान की उद्देशिका यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न था भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। 2023 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, याद रखिएगा। आम आदमी पार्टी आपको भी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है। अगला प्रश्न था ब्रिटिश काल में भारत में नील की खेती की शुरुआत कहां से हुई थी? तो दोस्तों ब्रिटिश काल में भारत में नील की खेती की शुरुआत बंगाल से हुई थी। नील की खेती की शुरुआत वर्ष 1777 में बंगाल में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात पश्चिमी कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था हृदय की आवरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे पेरिकार्डियम कहा जाता है, याद रखिएगा। हृदय एक दोहरी भित्ति झिल्ली द्वारा सुरक्षित होता है, जिसे पेरिकार्डियम के रूप से जाना जाता है। यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, झिल्ली है। अगला प्रश्न था किस बीमारी के कारण किडनी और आंखों को क्षति पहुंचती है? तो दोस्तों मधुमेह यानी कि डायबिटीज के कारण किडनी एवं आंखों को क्षति पहुंचती है। अगला प्रश्न था किस विटामिन की कमी के कारण आंखों की ज्योति कम हो जाती है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी के कारण कॉर्निया सूखने लगता है, जिससे अंधापन आ सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था दूधिया मैग्नीशियम क्या है? तो दोस्तों इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, याद रखिएगा, या इसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न था अनुच्छेद 226 का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनुच्छेद 226 का संबंध मौलिक अधिकारों से है। मौलिक अधिकार को लागू करने हेतु निर्देश आदेश या याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह सभी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न भी आप सभी जानते होंगे। पशुपतिनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। पशुपतिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर में सिवना नदी के तट पर स्थित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जहां अष्टमुखी शिवलिंग विराजमान है। तो अष्टमुखी शिवलिंग के बारे में भी पटवारी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मंदसौर अपने अफीम उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में हुआ था। डेट याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891, 1891। अगला प्रश्न था साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे साबुनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना 21 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही जवाब था हनुमंतिया। हनुमंतिया टापू खंडवा जिले के पुनासिया नामक स्थान पर इंदिरा सागर बांध में मौजूद नर्मदा नदी का एक द्वीप है, जो कि मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल भी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था अमरकंटक कहाँ स्थित है। तो दोस्तों अमरकंटक अनूपपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है, जो कि सतपुड़ा एवं विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल भी है। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, जोहिला एवं सोन। साथ ही याद रखिएगा माई की बगिया नामक स्थान भी अमरकंटक पर ही स्थित है। यह प्रश्न काफी पूछा जाता है कि माई के बगिया कहाँ स्थित है। और साथ ही याद रखिएगा दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात भी अमरकंटक में ही स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के जलप्रपात है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है राला मंडल, जो कि कुल 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। साथ ही याद रखिएगा यहाँ लोमड़ी का भी संरक्षण किया जा रहा है। अगला प्रश्न था पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे वायुमंडल कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। अगला प्रश्न था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में या 21A में शिक्षा के अधिकार का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होता है। दिसंबर 2022 में 86वें संविधान संशोधन के तहत शैक्षणिक विस्तार में गुणवत्ता एवं सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के अधिकार का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तबला वादक कौन है। तो दोस्तों उस्ताद अल्लाह रखा खान मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तबला वादक थे। उस्ताद अल्लाह रखा खान कुरैशी अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय हैं। वह एक भारतीय तबला वादक थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशिष्ट स्थान रखते हैं और उन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था बायोफोर्टिफिकेशन मेथड किस लिए उपयोग की जाती है। तो दोस्तों यह कृषि के क्षेत्र में उपयोग की जाती है। बायोफोर्टिफिकेशन एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा विटामिन, जिंक, आयरन आदि पोषक तत्वों को मूल फसलें उगाते समय ही उनमें जोड़ दिया जाता है, जो कि मिट्टी से अधिक मात्रा में आयरन और जिंक जैसे आवश्यक खनिज ग्रहण कर सकें, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है। तो दोस्तों जीडीपी होता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, और जीएनपी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। और साथ ही याद रखिएगा एक होता है डबल एनपी, जिसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न था मध्य प्रदेश में शाहजहां ने कहां शासन किया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में शाहजहां ने शासन किया। बुरहानपुर को दक्षिण भारत के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। यह क्षेत्र लंबे समय तक मुगल राजा शाहजहां के शासन के अधीन था, जो मुगल वास्तुकला के कुछ बेहद खूबसूरत उदाहरणों में से एक है। ताप्ती नदी के तट पर वर्ष 1400 या 14वीं सदी में स्थापित ऐतिहासिक शहर बुरहानपुर कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी भी था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। तो दोस्तों निरंतर युद्ध के कारण एवं वित्तीय कठिनाइयों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था।
औरंगजेब की धार्मिक और डेक्कन नीतियां नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल राज्य को कमजोर कर दिया था। दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली एवं नादिर शाह अफगानिस्तान के राजा थे। मुगल साम्राज्य की अवधि 1526 में, जो कि बाबर के सिंहासन पर पहुंचने के साथ शुरू हुई थी, वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ लगभग समाप्त हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग 50 वर्षों के भीतर मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। अगला प्रश्न था, अलीबाबा कंपनी किस देश की है? तो दोस्तों, अलीबाबा एक चीनी कंपनी है, याद रखिएगा। अलीबाबा एक चीनी ई कॉमर्स कंपनी है जो कि रिटेल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करती है। इसके संस्थापक जैक मा हैं और यह चाइनीज व्यवसायी हैं। इन्होंने इस कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1999 में चीन में ही की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति पर जागरूकता वेधशाला कहां पर स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों, यह उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। भारत की पहली बार चेक अंतरिक्ष स्थिति पर एक जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन में जापान दिया गया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं। साथ ही याद रखिएगा, इन 5 सदस्यों के पास ही वीटो की पावर भी होती है। और 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके नाम है रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन एवं अमेरिका, याद रखिएगा। और इन्हीं 5 के पास वीटो की पावर भी है। अगला प्रश्न था, म्यांमार की महिला संत कौन थी? तो दोस्तों, म्यांमार की महिला संत थी कराईकल अमेयर। और दोस्तों, म्यांमार एक शिव भक्तों का समूह होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, बाणसागर बांध सोन नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, शक्तिकांत दास किससे संबंधित है? तो दोस्तों, शक्तिकांत दास का संबंध भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर है, याद रखिएगा। शक्तिकांत दास ने भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में 12 दिसंबर 2018 को पदभार संभाला है। और दोस्तों, यह प्रश्न 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। 6 तारीख को भी पूछा गया था कि वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा, शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न था, भारत में सबसे अधिक हाथी किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, पेरियार अभ्यारण्य में भारत में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है, जो कि एशियाई हाथियों के झुंड के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, नरेंद्र कृष्ण कामरकर कौन सा सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों, इन्होंने कामरकर एल्गोरिथम दी थी। नरेंद्र कृष्ण कामरकर एक भारतीय गणितज्ञ थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था, ग्रेमी पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों, ग्रेमी पुरस्कार नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, भारत में सर्वाधिक सदाबहार वन क्षेत्र कहां पाए जाते हैं? तो दोस्तों, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यह प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न था, नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो दोस्तों, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न था, कौन सी नोबेल गैस वातावरण में नहीं पाई जाती? दोस्तों, रेडॉन गैस वातावरण में नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? तो दोस्तों, हड्डियां और मांसपेशियां आपस में टेंडन द्वारा जुड़ी होती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? तो दोस्तों, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा मध्य प्रदेश में हुआ था। भाभरा का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर भी कर दिया गया है। अलीराजपुर जिले की तहसील भाभरा लोकप्रिय क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली थी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, झूलन गोस्वामी का संबंध
किस खेल से है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे झूलन गोस्वामी एक क्रिकेटर है। झूलन गोस्वामी एक ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी है जो कि भारतीय राष्ट्रीय महिला टीम के लिए खेलती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था सप्तमणि मंदिर मध्य प्रदेश में कहां स्थित है? तो दोस्तों सप्तमणि मंदिर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न था राष्ट्रीय बजट कौन पेश करता है? तो दोस्तों वित्त मंत्री राष्ट्रीय बजट पेश करती है और याद रखिएगा लोकसभा में करती है। वर्तमान केंद्र सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है और जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा के पुनासा में स्थित है और इसे ही पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही याद रखिएगा अपने जल भराव की क्षमता में यह देश का सबसे बड़ा बांध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की वाटर प्लस सिटी कहाँ स्थित है? यह थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, पूछा गया था मध्य प्रदेश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो याद रखिएगा इंदौर सिटी मध्य प्रदेश की पहली वाटर प्लस सिटी है। और अगर स्टेट की बात की जाए तो याद रखिएगा गोवा राज्य देश का पहला वाटर प्लस राज्य है। अगला प्रश्न था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों 1608 में पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी गई थी और 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज का नाम याद रखिएगा हेक्टर को लाने के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर दिया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत का शासक मुगल बादशाह अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना भारत के सूरत में 11 जनवरी 1613 में खोला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था रॉक शेल्टर कहाँ है? तो दोस्तों भीम बेटिका जो कि रायसेन जिले में है इसे ही रॉक शेल्टर कहा जाता है या यहाँ रॉक शेल्टर है। मध्य प्रदेश में भीम बेटिका का रॉक शेल्टर 2003 से यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में है और रायसेन याद रखिएगा मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। अगला प्रश्न था विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? तो दोस्तों चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होती है। अगला प्रश्न था लोहे के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे क्रॉसिंग की मेथड कहा जाता है। अगला प्रश्न था भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या अंतर आता है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने में तापमान कम होता जाता है। अगला प्रश्न था लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों कवक के कारण होता है मूंगफली में टिक्का रोग। अगला प्रश्न था एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों इसका नाम है प्रोटिस्टा जगत और यह एक कोशिकाय जीव है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कोशिका होती है। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सीस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की तरंग मापने के मात्रक के रूप में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है और उपकरण सीस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। भूकंप के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो आप सभी जानते हैं एमकेएस मेथड में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इवान गैलिस्टा टोरिसेली ने बैरोमीटर की खोज की थी और दोस्तों बैरोमीटर का उपयोग ह्यूमिडिटी मापने के लिए किया जाता है, आर्द्रता के लिए। अगला प्रश्न है एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है एमआरआई का पूर्ण रूप। अगला प्रश्न है भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? तो दोस्तों भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 9 होती है और अगर आपसे रसों के स्थायी भाव पूछे जाएं तो याद रखिएगा कुल 8 स्थायी भाव होते हैं। 9वां होता है निर्वेद जिसे भरत मुनि के बाद इस सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न था लेड पेंसिल में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न था दूषित पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों हैजा, टाइफाइड एवं डायरिया दूषित पानी से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है मेलानिन कैंसर किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों मेलानिन कैंसर स्किन कैंसर को कहा जाता है, जो कि इसका सही जवाब होगा त्वचा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पेड़ में मुख्य जड़ के अलावा जो जड़ निकलती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे अपस्थानिक मूल कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उत्खनन मंत्री कौन है? तो दोस्तों उत्खनन मंत्री को ही खनिज संसाधन मंत्री भी कहा जाता है, और यह है मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह। खनिज संसाधन एवं श्रम श्रम मंत्री हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह। जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट। गृह मंत्री आप सभी जानते होंगे नरोत्तम मिश्रा। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। लोक निर्माण विभाग एवं ग्राम उद्योग मंत्री हैं गोपाल भार्गव, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, अनुच्छेद 19 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को कुल 7 स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। इनमें से छठी स्वतंत्रता संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता थी, जिसे भारतीय संविधान के 44वें संविधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई थी। किंतु संपत्ति के अधिकार को अभी भी भारतीय संविधान से पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया गया है। संपत्ति का अधिकार अभी भी भारतीय संविधान में वर्णित है, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में आज के समय केवल देश के नागरिकों के लिए कुल 6 स्वतंत्रताओं का वर्णन है, याद रखिएगा, और साथ ही कुल 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट कब बनी थी? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट बनी थी। स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, और नेहरू मंत्रिमंडल के गठन के लिए 15 मंत्रियों का चुनाव हुआ था, याद रखिएगा। भारत के पहले मंत्रालय के प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं पारसी समुदाय के सदस्य थे। राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के पहले भोपाल विधानसभा में कितने सदस्य थे? दोस्तों मध्य प्रदेश का गठन एवं विभाजन मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसे आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा। और इसका सही जवाब होगा 23। मध्य प्रदेश के गठन के पहले भोपाल विधानसभा के कुल 23 सदस्य थे। राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। यह पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर बनाया गया था। विधानसभाओं की संख्या मध्य भारत में 79 थी, विंध्य प्रदेश में 48 थी और भोपाल रियासत में 23 थी। 1 नवंबर 1956 को सभी 4 पूर्ववर्ती राज्यों की विधानसभाओं को ठीक पुनर्गठन मध्य प्रदेश विधानसभा बनने के लिए विलय कर दिया गया था। इस पहली विधानसभा का कार्यकाल बहुत कम था और इसे 5 मार्च 1957 को भंग कर दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, कृषि के प्रथम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो दोस्तों मेहरगढ़ से मिलते हैं कृषि के प्रथम साक्ष्य। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के पास स्थित है और बलूचिस्तान दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है। यहां से ही खेती के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, 2021-22 में कृषि के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो दोस्तों याद रखिएगा 3.9% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिंदुसार किसके पिता थे? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं द्वितीय मौर्य सम्राट थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डरावनी यानी कि हॉरर फिल्म बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रामसे ब्रदर्स डरावनी या हॉरर फिल्म बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो दोस्तों बाई AC वाडियार को अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार 2022 मिला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 2022 में BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों यह पुरस्कार मिला है मीराबाई चानू को। अगला प्रश्न है, खजुराहो में अंतरराष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो दोस्तों यह 49वां संस्करण आयोजित हुआ, याद रखिएगा। खजुराहो नृत्य समारोह फरवरी माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह वर्ष 1999 में 1999 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पहले KR गौरी अंबा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर एलिडा ग्लेवा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय भोपाल में है और इसे MPRDC कहा जाता है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 2004 में राजधानी भोपाल में की गई थी और याद रखिएगा शिवराज सिंह इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध किन दो नदियों के बीच हुआ था? तो याद रखिएगा झेलम एवं ब्यास नदी के बीच राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था।
अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आप सभी जानते हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की खोज आइजैक न्यूटन ने वर्ष 1666 में की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में शिक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो याद रखिएगा 1.12 लाख करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित की गई है 2023-24 के केंद्रीय बजट में। अगला प्रश्न है, बृहत स्नानागार का वर्णन किस सभ्यता में मिलता है? तो दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है बृहत स्नानागार का वर्णन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का संकेत क्या है? तो आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन का संकेत O होता है और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। अगला प्रश्न है, IR किसका संकेतक चिन्ह है? तो दोस्तों इरिडियम का संकेत चिन्ह होता है IR। अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में ध्वनि का वेग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर को हुई संविधान सभा की पहली बैठक में अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी सदस्य चुना गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1991 में आर्थिक संकट का क्या कारण था? तो दोस्तों भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से पैदा हुआ था। आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता और सोवियत संघ का विघटन उसकी मुख्य वजह थी। भारतीय अर्थव्यवस्था संकट 1991 के बारे में जान लीजिए। आयात और अन्य बाहरी कारकों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भुगतान संतुलन घाटे ने 1991 में भारत में आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया था। भारत का व्यापार संतुलन उस समय घाटे में था और सरकार बड़े पैमाने पर बजट घाटे पर काम कर रही थी, जिसने देश के दोहरे घाटे में योगदान दिया और 1985 में आयात बढ़ने के साथ ही यह गहराना शुरू हुआ। सोवियत संघ के पतन से भी समस्याएं सामने आईं, जिसके साथ भारत ने मुद्रा विनिमय समझौते बनाए थे। इन्हीं सब गंभीर परिस्थितियों के कारण 1990 के अंत तक खाड़ी युद्ध की अगुवाई में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 3 सप्ताह के आयात का भुगतान किया जा सकता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के बैतूल में किया गया पहला पुलिस संग्रहालय। बैतूल जिले के रानीपुर ग्राम में प्रदेश के पहले म्यूजियम का शुभारंभ हुआ। इस म्यूजियम में पुलिस विभाग के गौरवशाली अतीत और ऐतिहासिक सामग्री के साथ ही जिले के आदिवासी संस्कृति की झलक को भी देखा जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करने के साथ ही इस म्यूजियम का शुभारंभ किया गया था। इस म्यूजियम में अंग्रेजों के जमाने में आजादी के लिए किए गए संघर्ष की यादें भी जुड़ी हैं। बैतूल के 200 वर्ष पूर्ण होने पर रानीपुर थाने के पुराने भवन में यह म्यूजियम स्थापित किया गया और इसका शुभारंभ किया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैंगटियन किस देश की अंतरिक्ष स्टेशन का अंतिम मॉड्यूल है? तो दोस्तों मैंगटियन चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का अंतिम मॉड्यूल है और अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है, याद रखिएगा, त्योंगयोंग। त्योंगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन के अंतिम मॉड्यूल मैंगटियन 31 अक्टूबर 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह चीनी अंतरिक्ष स्टेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि कई अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। इस मॉड्यूल के 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक काम करने के या चालू रहने की उम्मीद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतरराष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को इस सूची में शामिल किया गया है। शाहरुख खान एकमात्र भारतीय अभिनेता है जिसे एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतरराष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, महमूद गवान किस साम्राज्य के प्रधान राजमंत्री थे? तो दोस्तों यह बहमनी साम्राज्य के राजमंत्री थे। महमूद गवान बहमनी सल्तनत के फारसी व्यापारी और प्रधानमंत्री थे। उन्हें 1663 में वकील सल्तनत के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें ख्वाजा ए जहां और मलिक उल तुज्जर की उपाधि भी दी गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा और आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, वहीं अंटार्कटिक वृत्त
दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अवघोष किसके दरबारी कवि थे? सॉरी, अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे, राजा कनिष्क के। और इन्होंने बुद्ध चरिता अश्वघोष की मुख्य रचना है, याद रखिएगा। बुद्ध चरिता अगर पूछा जाए किसने लिखी है तो याद रखिएगा अश्वघोष ने, और इसमें भगवान बुद्ध की जीवनी दी हुई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महामंदी का मुख्य कारण कौन सा देश है? तो दोस्तों महामंदी का मुख्य कारण अमेरिका था, याद रखिएगा। महामंदी आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे लंबी आर्थिक मंदी थी, जो कि 1929 के अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट के साथ शुरू हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1946 में हुआ था तक भी समाप्त नहीं हुई थी। अगला प्रश्न था, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला क्रिकेट वनडे इंटरनेशनल किसके बीच खेला गया था? तो दोस्तों ओडीआई मैच के बारे में पूछा गया है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है और यहाँ पहला ओडीआई मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था। साथ ही डेट याद रखिएगा 22 जनवरी 1988। अगला प्रश्न था, भारत में वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ा है। रोहित शर्मा भारत में वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, सीता साहू का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों सीता साहू का जन्म रीवा में हुआ था। सीता साहू ने ओलंपिक में डबल पदक हासिल किए हैं। उन्होंने 2011 में एथेंस में विशेष ओलंपिक के दौरान 200 मीटर एवं 1600 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक जीतकर अपने देश को गौरवान्वित किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, किशोर कुमार को कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं? तो दोस्तों किशोर कुमार को 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। किशोर कुमार का वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली है, जिनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायन के लिए 8 फिल्म फेयर सम्मान हासिल किए और उच्च श्रेणी में सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति बने या रिकॉर्ड अपने नाम किया। किशोर कुमार को 1985 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, हाल ही में आयुर्वेद विकास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह 7वां संस्करण आयोजन किया गया है। 23 अक्टूबर 2022 को 7वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। 2016 से धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम को निपटान अधिनियम भी कहते हैं? तो दोस्तों 1781 संविधान संशोधन अधिनियम को निपटान अधिनियम कहा जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को सुधारने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 के संशोधन अधिनियम को पारित किया, जिसे निपटान अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इससे गवर्नर जनरल और परिषद को उनकी आधिकारिक क्षमता में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई है। इसने राजस्व मामलों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से राजस्व के संग्रह में उत्पन्न होने वाले मामलों को बाहर कर दिया। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस पर्वत की तलहटी में स्थित हैं? तो दोस्तों यह विंध्याचल पर्वत की तलहटी में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका शैलाशय मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है। भीमबेटका परिसर प्राकृतिक गुफाओं के भीतर शैल चित्रों का एक शानदार भंडार है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, अर्ध संघीय शब्द का मतलब क्या है? तो दोस्तों यह एक संघीय सरकार की विशेषताओं को एकात्मक सरकार के साथ जोड़ता है। अर्ध संघीय शब्द दर्शाता है कि भारतीय संविधान संघीय और एकात्मक दोनों सुविधाएं प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। केसी बेयर ने कहा है कि भारत का संविधान अर्ध संघीय है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों बसंत प्रताप सिंह वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों के अनुसार किया गया था। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री RL कश्यप का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे?
तो दोस्तों आर एल कश्यप एक गणितज्ञ थे। गणितज्ञ आर एल कश्यप का नवंबर 2022 में निधन हुआ। उन्हें गणित और विज्ञान का समृद्ध ज्ञान था। उन्होंने वैदिक अध्ययन में भी विद्वानता हासिल की थी। साथ ही उन्हें गणितज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जब वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम होता है तब उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है? तो दोस्तों पीएच स्केल पर अगर वर्षा का पीएच मान 5 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, याद रखिएगा। पीएच स्केल में दोस्तों 1 से लेकर 7 तक अम्लीय एवं 7 से लेकर 14 तक क्षारीय गुण दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड्डियों की कठोरता के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो दोस्तों कैल्शियम एवं मैग्नीशियम हड्डियों की कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी उत्तक के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो दोस्तों विटामिन सी आवश्यक होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एपिस फ्लोरिया क्या है? तो दोस्तों यह एक मधुमक्खी का प्रकार है जिसे एपिस फ्लोरिया को बौनी मधुमक्खी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो दोस्तों वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश काला दिखाई देगा। यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आसमान या आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जल जनित रोग शिस्टोसोमासिस किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह संक्रमित जल में परजीवी कृमि के संपर्क में आने के कारण होता है, शिस्टोसोमासिस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कैल्कोप्राइड किसका अयस्क है? तो दोस्तों तांबा यानी कि कॉपर का एक मुख्य अयस्क होता है कैल्कोप्राइड। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा यूरेनियम का उपयोग किया जाता है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में। अगला प्रश्न है, एम किस तत्व का रासायनिक प्रतीक होता है? तो दोस्तों यह अमेरिशियम का रासायनिक प्रतीक होता है, याद रखिएगा, अमेरिशियम का एम, और इसकी परमाणु संख्या होती है 95। अगला प्रश्न है, शतरंज का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों भारतीय मूल के विश्वनाथ आनंद एक प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं। विश्वनाथ आनंद पहली भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर भी हैं, याद रखिएगा, जो विश्व शतरंज चैंपियन भी रहे हैं। उन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दिया जाता है, याद रखिएगा। और विश्वनाथ आनंद पहले भारतीय हैं जिन्हें शतरंज का ग्रैंड मास्टर पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, भारत के नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो दोस्तों केरल राज्य को मिला है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 के अनुसार राज्यों के शीर्ष स्थान क्रम अनुसार है। पहले स्थान पर केरल है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं महाराष्ट्र है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पहली बार 2018 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, सुनीता विलियम्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। वह भारतीय मूल की दूसरी महिला थी जिन्हें नासा द्वारा अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया था। सुनीता विलियम्स ने कुल 195 दिन अंतरिक्ष में बिताए हैं। और पहली अंतरिक्ष यात्री दोस्तों कल्पना चावला, आप जानते होंगे, दूसरी सुनीता विलियम्स हैं, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न है, संविधान प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, वह किस देश से लिए गए थे? तो दोस्तों वह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो हमें मौलिक मूल्य और संविधान का परिचय देता है। प्रस्तावना में 20 शब्द हैं, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। श्रीलंका मेजबानी करेगा अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट अनुमान कितना है? तो दोस्तों 45,300
397 करोड़ रुपए, और यह अनुमानित बजट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, सिलोफन टेप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों रिचर्ड ड्र्यू ने 1930 में सिलोफन टेप का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, उस्ताद आमिर खान का संबंध किस घराने से है? तो दोस्तों उस्ताद आमिर खान का संबंध इंदौर घराना से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कन्नौज किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों कन्नौज प्रतिहार वंश की राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने 8वीं शताब्दी में की थी। अगला प्रश्न है, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो दोस्तों एंथ्रोसाइट कोयला सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है? तो दोस्तों रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईंधन गैस मुख्य रूप से किसका मिश्रण होती है? तो दोस्तों ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है, एलपीजी गैस। अगला प्रश्न है, मृदा में जीवित जीवों के अवशेष शामिल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें ह्यूमस कहा जाता है या ह्यूम्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? दोस्तों हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भाप इंजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों भाप इंजन जिसे स्टीम इंजन भी कहा जाता है, इसकी खोज जेम्स वाट ने 1776 में की थी। अगला प्रश्न है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है सुनील छेत्री, इनका संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सिपाहियों को जो कारतूस दिए गए थे उसमें चर्बी का उपयोग किया गया था, और उन कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से काटा जाता था। यही 1857 की सैनिक विद्रोह का मुख्य कारण था, जिसने भविष्य में क्रांति का रूप ले लिया। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 10 मार्च 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा एवं भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, CaO का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों CaO का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ ही याद रखिएगा CaCO3 इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 भी काफी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे 1 जून से लेकर 6 जून तक के सभी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न। आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। अगर आप अथर्व एकेडमी चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज की वीडियो आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।